कहानी स्टार्ट होती है तो हम लोग एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल आइटम मिलती है, जिससे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। ये कहानी लू की है, जो कि कहानी स्टार्ट होते समय हम लोग उसे एक कॉलेज के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। ये कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, ये हमेशा पीछे बैठ के इधर उधर की बातें ही सोच रहा होता है। तभी टीचर लो को नोटिस करते हैं, तभी टीचर उसे खड़ा करा के उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर की बात सुन के तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिसके बाद सभी लड़के उन्हें देख के हंसने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं क्लास का टॉपर खड़ा होता है जिसका नाम जैंग होता है, और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तभी वो बोलता है लू, मुझे तो लगता है तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने भी नहीं आने की जरूरत है। जैंग यहाँ पे लू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और जाते ओवर स्मार्ट बनते हुए उसे पकड़ के क्लास टीचर के पास लेके पहुंच जाता है। और वो उससे बोलता है तुम टीचर से माफी मांगो, जब वो पढ़ा रहे थे तो तुम उनके बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ पे लू वो माफी मांगने से मना कर देता है, मैंने बस चैप्टर को नहीं समझा, इस वजह से मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। जैंग यहाँ पे लू के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि तुम आंसर ही दो। लू जैसे उसे पीछे ढकेलता है वो गलती से टीचर के रखे हुए कॉपी को गिरा देता है। तभी हम लोग देखते हैं लू इतनी तेज रिएक्ट करता है वो कप को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है। उसने कप बचाने के चक्कर में सर के ब्रश पेन को तोड़ देता है। ये ब्रश पेन सर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है, अगले सीन में हम देखते हैं सर उन दोनों को पकड़ के प्रिंसिपल ऑफिस लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं हम लुओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि सारी ब्लेम उसी के ऊपर आने वाली है। तभी हम जैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। वो लुओ के सामने भी बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं लुओ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। ये सब देखने के बाद लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो प्रिंसिपल से बोलता है जो कुछ आप देख रहे हैं ये केवल इसका नाटक है। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है बिल्कुल चुप हो जाओ। तभी उसके प्रिंसिपल बोलते हैं लुओ तुमने सर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को तोड़ दिया। ये एक हजारों साल पुराना ब्रश था जिसे दोबारा ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी टीचर जो बीच में बोलते हैं लुओ तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए इसी तरह का ब्रश एक मार्केट से लेके आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ये ब्रश तुम्हें आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगा। इस ब्रश को खोजते समय तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी, मुझे मेरा ब्रश मिल जाएगा। लो अब इस चीज के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि ना बोलने का इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लो जब काफी समय खोजता है तो उसे पता चल जाता है ये ब्रश कितना ज्यादा कीमती है और ये आसानी से पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, क्यों उसने पूरे शहर को एक एक करके हर एक दुकान पे खोज रखा था और उसे ब्रश ये नहीं मिलता। वो ये बात सोच सोच के परेशान हो रहा होता है, शायद ये ब्रश इस सिटी का है ही नहीं। यहीं पे लुओ को घूमते घूमते जैन दिखता है जो कि एक जगह पे तेजी से जा रहा होता है। जब लुओ उसका पीछा करता है जैन भी उसी ब्रश को खोज रहा होता है ताकि लियो से पहले वो उस ब्रश को टीचर को दे सके। तभी उसके अंकल बोलते हैं मुझे ये ब्रश मिल गया, ये ब्रश मुझे इस सिटी में नहीं किसी और सिटी में मिला है, हम लोग उस सिटी में चलेंगे लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। और दूसरी तरफ लुओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था और लुओ जल्दी से जल्दी दूसरी सिटी में जाना चाहता था। और जैसे ही वो सिटी में पहुंचता है उसे कुछ ही टाइम में शॉप मिल जाती है। जब लुओ उस शॉप के अंदर एंटर करता है तभी हम लोग देखते हैं उस शॉप को एक लड़की चला रही होती है जिसका नाम रोंग था। लुओ को देखते ही उसे एक ही बार में प्यार हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं वो शर्माते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पुराने समय वाला ब्रश है। यहीं पे रोंग बोलती है हाँ हमारे पास है। इसके बाद वो उस ब्रश को दिखाती है लेकिन वो उसे उस ब्रश को छूने से मना कर देती है। तभी वो लड़की बोलती है मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं इस ब्रश को तुम्हें नहीं दे सकती, जब मेरे ग्रैंडफादर आएंगे तभी मैं इस ब्रश को दे सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं एक आदमी उस शॉप के अंदर एंटर करता है और वो कहता है कि ये ब्रश मेरी है। रोंग इसे जानती है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तभी रोंग बोलती है कि इससे पहले मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा, तो ये ब्रश तुम्हारा कैसे हुआ। ये आदमी जिसका नाम जैन है ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ब्रश को उसके हाथ से छीन लेता है और देखने लगता है और तभी बोलता है कि ये वो ब्रश नहीं है जिसे मैं खोज रहा हूँ। अभी हम लोग देखते हैं वो उस ब्रश को फेंक देता है लेकिन सही टाइम पे उसे लू जाके पकड़ लेता है और उसके बाद जैंग कहता है कि तुम मुझे वो ब्रश नहीं दे सकती जो मैं मांग रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं इसके बीच में लू आ जाता है। तभी जैंग लू पे हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि दोनों दूर जाके गिर जाते हैं। तभी रोंग कहती है कि लू अब तुम पीछे रहना। तभी हम लोगों को पता चलता है रोंग के पास भी सुपर पावर होती है, वो आइस मैजिक का यूज करती है। इसके बाद भी हम देखते हैं जैंग को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैंग रोंग की मैजिक को देख के तब हैरान होता है जब वो एक ब्रश मैजिक का यूज करती है और इसके बाद उस पे हमला करती है। तभी जैंग सीरियस हो जाता है और अपने क्लाउड ब्रश मैजिक का यूज करता है। इसके बाद दोनों अपनी फुल पावर के साथ लड़ने लगते हैं। यहाँ पे लू सोच रहा होता है कि वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में मारा न जाए। तभी जैंग रोंग को कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं जो तुम्हारे पास ब्रश है वो ताकतवर है, लेकिन तब भी तुम मुझे इससे हरा नहीं सकती। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह बैठ के दारू पी रहा होता है। ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं था, ये उस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर था। ये बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है इसलिए वजह से और काम नहीं करना चाहता। उसे पता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, इसी वजह से अपने बचे हुए जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। उसने मरने से पहले अपने सारे मैजिकल पावर को एक ब्रश में स्टोर कर देता है। तभी
तभी हम लोग दोबारा प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे जैंग और रोंग लड़ रहे होते हैं। लड़ाई करते करते रोंग को एक झटका लगता है, जिसके बाद मैजिकल ब्रश लुओ के अंदर चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं लू के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं और कुछ ही टाइम पे लू पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी प्रेजेंस बिल्कुल अलग हो जाती है। जैंग उसके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लू की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। इसके बाद जैंग अपनी पूरी पावर लगा के उस पर अटैक करता है, लेकिन इतना पावरफुल मैजिक भी लू के सामने बिल्कुल बेकार था। यहाँ पे गैंग को समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रोंग पूछती है क्या लू तुम ठीक हो, लेकिन लू बिल्कुल ठीक नहीं होता और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम लू को एक अलग जगह पे देखते हैं जहाँ पे लू एक बोर्ड पे लेटा होता है। इसके बाद भी लू की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ ही समय में वो बोर्ड भी पानी में डूब जाता है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। तभी उसके सामने रोंग आती है। यहीं पर हम देखते हैं रोंग के दादाजी भी आ गए होते हैं, जिनका नाम मिस्टर वेन था। तभी मिस्टर वेन बोलते हैं कि तुम इसलिए बेहोश हो गए कि तुम उसके पावर को झेल नहीं पाए। तभी लू को याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वहीं पे लू को ये भी याद आता है कि अभी तक उसने अपने टीचर का ब्रश नहीं लिया। तभी वो लू पूछता है मिस्टर वे आपके पास क्या कोई और ब्रश है। तभी वो बोलते हैं मैंने एक जैंग नाम के बच्चे को बेच दिया। ये बात सुनकर लू को बहुत ज्यादा झटका लगता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होकर वहीं पे बैठ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर वे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हमारे शॉप में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए तुम इस ब्रश को रख सकते हो। तभी मिस्टर वे बोलते हैं जो तुम ब्रश लेने आए थे ये उससे भी ज्यादा कीमती है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो लाल कलर की ड्रेस पहनी होती है, जो कि छुपते हुए एक रिस्ट्रिक्ट एरिया में जा रही होती है। तभी वहीं पे गार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़की बहाना मारते हुए बोलती है कि मैं बस एक वॉशरूम खोज रही थी, मैं गलती से यहाँ पे आ गई। तभी हम लोग देखते हैं गार्ड उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो अभी भी दुखी दुखी होकर चल रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे वो ब्रश नहीं मिला था जो उसके टीचर ने बोला था लाने के लिए। लेकिन उसके टीचर ने ये भी कहा था तुम इससे कुछ अच्छा भी सीखोगे, शायद मेरा ब्रश भी मिल जाए। मैंने कुछ नई चीजें तो जरूर की है, ये पेन भी पहले वाले से भी अच्छा है, उम्मीद है कि वो मुझे कॉलेज से ना निकाले। तभी लू जा रहा होता है मिस्टर जैन को पेन देने के लिए। वो सोच रहा था इस पेन के साथ मैं एक इमोशनल स्टोरी भी जोड़ के उन्हें बताऊंगा। वो सोच रहा था इस वजह से टीचर उसे कुछ नहीं बोलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से लू के टीचर उसके पीछे आ जाते हैं। तभी वो बोलते हैं लू तुम आखिर में यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लू कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो बोलता है मुझे आपकी पेन मिल गई। इससे टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपने केबिन के अंदर लेके जाते हैं। जब लू अंदर जाता है तो काफी ज्यादा घबराया होता है, क्योंकि उसे पता है जो उसे पेन देनी थी वो तो पेन मिली ही नहीं। लू अब कुछ कर भी नहीं पाता, इसलिए उसे यही पेन देना पड़ता है। जब वो पेन टीचर को देता है भी हम लोग देखते हैं लू उस पेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सर को बताने लगता है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जैसे वो टीचर इस पेन को देखते हैं खुशी के मारे उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तभी लू बोलता है ये पेन बहुत ज्यादा कीमती है। तभी लू उस पेन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी सारी इन्फॉर्मेशन अपने सर को बता देता है। वो टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो टीचर तुरंत उस पेन को निकाल के एक बोर्ड पे ट्राई करते हैं। अब लू सोचता है कि चलो अब तो मैं इस कॉलेज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और लू को हम लोग रिसर्च करते हुए देखते हैं। वो रिसर्च कर रहा होता है कि ये पेन आखिर में आई कहाँ से है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ गुंडे कैफे के अंदर आ जाते हैं, जो कि कैफे के मालिक को धमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कैफे का मालिक बहुत अच्छा फाइटर है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से कुछ लोगों को अच्छे से धो देता है। तभी लू भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। लू को उसका मदद करते हुए कैफे का मालिक देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है तुम तो अभी अभी मेरे दोस्त बने थे। तभी हम लोग देखते हैं लू को बहुत लोग घेर लेते हैं। लू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया होता है। तभी हम लोग देखते हैं 2 से 3 लोग उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। जैसे लू पे हमला होता है उससे पहले ही लू तेजी से उनके अटैक से आसानी से बच जाता है और तभी उसकी पावर भी एक्टिवेट हो जाती है। अचानक से लू हवा मुड़ जाता है। ये सब देख के सारे गुंडे लू को छुड़ के कैफे के मालिक के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं लू अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर कैफे के मालिक को बचा लेता है और एक ही बार में सारे गुंडों को गिरा देता है। यहाँ पे सारे गुंडे मार खा के वापस चले जाते हैं। तभी कैफे का मालिक बोलता है मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास सुपर पावर है। तभी हम लोग देखते हैं कैन उससे कुछ बातें करना चाहता था। तभी लू बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं तुमसे आज बात नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ लू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल रही थी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुका था। वो अपनी ताकत पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सब चीजें उसके रियल लाइफ में हो रही हैं। वो सोचता है कि मैं अपना नाम इंक ब्रश पेंटर रख दूं या इंक ब्रश मैन, लेकिन ये सब नाम बहुत ज्यादा पुराना है। इस वजह से कुछ और सोचता है, लेकिन इस सब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नेम सोचते सोचते ही वहीं पे सो जाता है। जब लू सो रहा होता है तो उसे बहुत अजीब सा एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। इस वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल जाता है। वो सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके मुझे उस शॉप में वापस जाना है इन सब के आंसर पाने के लिए। जैसे ही आधी रात को अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ ही देर चलता है, उसे अपने पीछे बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है उसके पीछे बहुत खतरनाक मोस्टर था। उसे देखने के बाद लू अपने पूरे जान लगा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्टर की स्पीड उससे भी ज्यादा थी। वो कुछ इस मिनट में उसे पकड़ लेता है। तभी वो सोचता है कि मेरे पास तो
सुपर ह्यूमन पावर है, बट वो पावर इस समय काम क्यों नहीं कर रही है। तभी लू सोचता है शायद यही मेरा अंत है। तभी हम लोग देखते हैं लू को मास्टर मारने वाला होता है। तभी वो सोचता है मैंने मरने से पहले अपनी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना ही वो सुपरमैन बन पाया जो कि वो बचपन से बनना चाहता था। तभी हम लोग देखते हैं मोस्टर उसे मारने वाला ही था। अचानक से वो मोस्टर एक पत्थर में जम जाता है, लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं पीछे से रोंग आ गई होती है जिसने अपने आइस मैजिक की मदद से उस मोस्टर को वहीं पे जमा दिया था। तभी रोंग लू से पूछती है हम लोगों ने जो ब्रश दिया था क्या वो ब्रश तुम्हारे पास है। तभी वो बोलता है नहीं, वो मैंने अपने टीचर को गिफ्ट कर दिया। इस वजह से रोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपना गुस्सा उस मोस्टर पे उतार देती है। रोंग की इस ताकत को देख के लू उसमें बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद लू और रोंग उसी शॉप पे जब वापस जाते हैं। इस बार रोंग लू को अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाके बैठा देती है। तभी रोंग के दादाजी उसे समझाते हैं जिस मोस्टर ने रात को तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसे ब्रश पेपेट कहते हैं। ये कुछ खास तरह के ऐसे खतरनाक मोस्टर होते हैं जो कि ब्रश पेन के द्वारा बनाए जाते हैं, और मैंने जो तुम्हें ब्रश पेन दिया था अगर वो तुम्हारे पास ब्रश पेन होता तो तुम मुझसे बच सकते थे, लेकिन तुमने उस ब्रश पेन को किसी और को दे दिया। वो बोलता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना। तभी लू कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो ब्रश पेन मैंने अपने टीचर को दे दिया। तभी लू बोलता है आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए आखिर में हो क्या रहा है, मुझे पता है कि आप मुझे कुछ पा रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं अगर तुम्हें सब कुछ सुनना है तो मैं तुम्हें बहुत पहले से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। यहाँ पे बिल्कुल वर्ल्ड वार लेवल की तबाही मची हुई थी। बहुत समय पहले की बात है, मैजिशियन और स्पिरिट मारे जा रहे थे। सारे मैजिशियन ने मिलके हर एक मोस्टर को ब्रश में कैद करना चालू कर दिया। उनमें से एक ब्रश तुम्हारे अंदर है। तभी वो बोलते हैं लू तुम्हें पता नहीं जो तुम्हारे अंदर ब्रश है उस ब्रश के अंदर स्पिरिट किंग की आत्मा है। तभी लू बोलता है इस वजह से मैं सारे स्पिरिट का तो किंग हो गया। तभी ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए बोलते हैं ऐसा तो हो सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हमारे अंदर जो पावर है वो स्पिरिट के लगभग 1/3 भी नहीं है, वो उसका बस केवल एक हिस्सा है। तभी हम लोग देखते हैं ग्रैंडफादर को कुछ अजीब महसूस होता है और लू के पीछे के एनिमी को डिटेक्ट करते हैं और तुरंत उस पे हमला कर देते हैं। उस बंदे का ली होता है जो लोगों की जान लेने आया था, क्योंकि लू के पास सबसे पावरफुल स्पिरिट ब्रश है, वो ब्रश इसे चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा कमजोर एनिमी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी है। ये एक बहुत बड़े फैमिली का हेड भी है। वो लोगों पे हमला करता उससे पहले रोंग उस पे हमला कर देती है, लेकिन ली इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। उल्टा रोंग के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है। तभी रोंग को बचाने के लिए उसके सामने लू आ जाता है। तभी ग्रेटपा उसे सही टाइम पे आके बचा लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक साथ बहुत सारे अटैक करने लगता है। यहीं पे हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा भी कमजोर मैजिशियन नहीं है। यहीं पे हम लोग लू को देखते हैं जो रोंग से पूछ रहा है आखिर में ये सब चल क्या रहा है। तभी रोंग बोलती है जो तुम्हारे अंदर ब्रश है वो टॉप 7 ब्रशेस में एक है। अभी ये आदमी उन 7 ब्रश को कलेक्ट करने का काम करता है जिसमें से एक ब्रश तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हें मार के तुम्हारे अंदर से वो ब्रश लेने के लिए आया है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंडपा भी उससे लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा समय तक नहीं लड़ सकते, जिस वजह से रोंग लड़ने का फैसला करती है। तभी वो लू से बोलती है तुम्हें जितना हो सके यहाँ से उतना दूर भाग जाओ, अगर मैं नहीं लड़ पाती तो तुम्हें भी मार देगा। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो ग्रैंडफादर को मारने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं लू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, एक प्रोटेक्शन बैरियर से उन्हें बचा लेता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं लू जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इससे लड़ नहीं पाओगे। तभी लू बोलता है मैं तो इस फाइट में उतर चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन लू का स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जिस वजह से ली उसे पकड़ के मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं बीच में ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि उस अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं और इसके बाद अपनी सारी ताकत लगा के उस पर एक ऐसा खतरनाक हमला करते हैं जिससे वो कुछ समय के लिए कमजोर हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। इस हमले के बाद बहुत मुश्किल से बैठ पा रहे होते हैं और तभी वो लू को कहते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी उस ब्रश को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। बोलते हैं इसका कोई न कोई तरीका होगा। तभी लू कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं इस ब्रश को कंट्रोल करना बहुत जल्दी सीख लूंगा, मैं अपने वजह से आप दोनों की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी वो बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं इस ब्रश पेन को चलाना बहुत जल्दी सीखूंगा और आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, ब्रश पेन को चलाना मुश्किल तो जरूर है, मैं तुम्हें इसे चलाने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मेरा ये जख्म जल्दी ठीक हो सके। तभी रोंग कहती है कि तभी वहाँ पे रोंग बोलती है जब तक आप ठीक नहीं होते लू को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि रोंग उसे ट्रेनिंग देने वाली है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दोनों लोगों को हम लोग रोड पे टहलते हुए देखते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। इसके बाद लू को रोंग एक लाइब्रेरी के अंदर लेके जाती है, फिर तुम्हें सारे पोएम को रिसेट करना होगा, क्योंकि तुम सारे पोएम को जान लोगे तभी इस ब्रश के फुल प्रोटेक्शन को समझ पाओगे। इस वजह से लू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे लग रहा होता है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी होगी, उसे अब पोएम भी याद करने होंगे, जिस वजह से रोंग बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। तभी उसे लू एक जोक सुना के उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस की बात है रोंग इस जोक पे हंसती ही नहीं। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है जो कि वहीं पे आके लू की फिर से बेइज्जती करने लगता है। तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हें मजबूरी में लू के साथ रहना पड़ रहा है तो तुम उसे छोड़ सकती हो, अगर तुम्हें पोएम ही चाहिए तो मुझे सारे पोएम
याद है। ये बात सुन के लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो रोंग से कहता है कि लू बहुत बेकार स्टूडेंट है, वो इतना आलसी और बेकार है कि उसे कुछ समय पहले कॉलेज से निकालने वाले थे। तभी लू सोचता है कि ये सब सुनने के बाद रोंग उसकी हेल्प नहीं करेगी। तभी हम लोग देखते हैं रोंग यहाँ पे लू की साइड लेती है। तुम बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भले से ही तुम एक नालायक हो। ये बात सुनने के बाद सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। अभी भी जैंग को समझ में नहीं आता, जबरदस्ती वो लू के साथ है। उसे लगता है कि वो लू से रोंग को छीन लेगा। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं लू और रोंग एक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पढ़ रहे होते हैं। लू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है रोंग ने उसकी साइड ली। इसके बाद हमें पता चलता है लू को सारे पोएम याद हो जाते हैं, लेकिन उसे एक भी पोएम समझ में नहीं आता। तभी रोंग उसके साइड में आके बैठती है। तभी वो बोलती है जो भी ब्रश होते हैं वो कुछ जीनियस लोगों के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे पोएम जो उनके और उनके ऑथर के बारे में सब कुछ पता होता है, ताकि वो ब्रश अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। लेकिन तुम्हारे जैसे गधे के अंदर एक ब्रश चला गया है, जिस वजह से वो ब्रश अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही। तभी लू सोचता है कि यही बस देखना बाकी रह गया था, उसने मेरे मुंह पे मुझे गधा बोल दिया। ये सब सारी बातें जैंग पेड़ के पीछे सुन रहा होता है। वो सोचता है कि ऐसी बात है तो मुझे भी एक ब्रश पेन ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ लू पढ़ाई कर करके थक चुका होता है, उसे लगता है कि अब उसे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी वो बोलता है कि ली अगर तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की छुट्टी मिल जाएगी। ली जू के फैमिली से बिलोंग करता है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर फैमिली है। तो जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उस फैमिली से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, जिस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे अंदर ब्रश पेन के बारे में तुम्हें अच्छे से जानना होगा। तुम जितनी जल्दी जानोगे तुम उन्हें अच्छे से उसे यूज कर पाओगे। लू अभी भी छुट्टी लेने की सोच रहा होता है। अभी हमें पता चलता है अचानक से उसके अंदर ब्रश जो है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता चल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन रोंग को समझाने लगता है। तभी हमें बताया जाता है यहाँ से आने से पहले लू अपने टीचर के बारे में गया था सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि रोंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था। हाँ, ये तरीका काम भी करता है। ये सब बात सुन के रोंग पहली बार अपनी जिंदगी में स्माइल करती है, वो भी लू को देख के। इतना कुछ होने के बाद लू अपने ही ख्यालों में डूब जाता है, जिस वजह से रोंग उसके सर पे मारती है और वो बोलती है कि और ज्यादा पढ़ाई करो। और दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने अंकल से बात कर रहा होता है, जल्द से जल्द मेरे लिए एक स्पीड ब्रश को खोजो। तभी उसके अंकल बोलते हैं मेरे पास पहले से ही एक मैजिकल ब्रश है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं लू और रोंग एक जगह जा रहे होते हैं। लू के साइड में रोंग भी थी, जिस वजह से लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। व्यू बोलता है रोंग अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर जा सकती हो। तभी बोलती नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं। तभी लू कहता है ऐसा है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं, तुम मेरे साथ कहीं और चलो। रोंग को वही इंटरनेट कैफे में लेके जाता है। ये वही इंटरनेट कैफे है जहाँ पे वो बहुत समय पहले से आ रहा होता है। तभी लू अपने दोस्तों को समझाता है ये एक मेरी पार्टनर है, ना मेरी गर्लफ्रेंड। तभी कैफे के ओनर उन्हें एक जगह बैठने के लिए जगह दे देते हैं। रोंग इंटरनेट कैफे को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं बचपन से ही एक स्पीड ब्रश को कंट्रोल करना सीख रही हूँ, जिस वजह से मैं बचपन से ही बाहर दुनिया में नहीं घूम पाई। ये सारी चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तभी लू बोलता है कि इस इंटरनेट में बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो हम लोग प्रैक्टिस को साइड में रख के कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोंग को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं दोनों लोग मिलकर गेम खेलने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं रोंग पहले ही ट्राई में गेम को बहुत अच्छे से खेल पा रही होती है। तभी रोंग बोलती है गेम बहुत ज्यादा इजी है, मैं जो स्प्लिट ब्रश यूज करती हूँ इससे बहुत ज्यादा आसान है। मुझे लगता है इस गेम से लगभग 100 गुना हार्ड स्प्लिट ब्रश को यूज करना है। ये सुनने के बाद लू दोबारा प्रैक्टिस में अपने लग जाता है। तभी उसे पता चलता है वो जितनी ज्यादा पोएम को रिसेट करेगा उतनी जल्दी वो अपने ब्रश को यूज कर पाएगा। इन्हें सारे पोएम को रिसेट करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है। यहाँ से उठता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है। तभी वो अपने दोस्त से बात करते हुए बोलता है रोंग कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। तभी कैफे का ओनर एक सजेशन देता है और वो बोलता है मुझे लगता है रोंग एक ऐसी लड़की है जो ज्यादा समय तक इंटरनेट कैफे में आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तभी उसका दोस्त बोलता है तुम्हें लू जल्द से जल्द तुम्हें एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ पे तुम दोनों एक साथ रह सको, नहीं तो मुझे भी नहीं लगता तुम्हारा रिलेशन ज्यादा दिन तक चल पाएगा। तभी लू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इस बारे में मैं सोचूंगा। इसके बाद लू रोंग के पास जाता है और उसे सोते हुए कुछ समय तक देखता है। अब लू को कुछ काम से बाहर जाना था, वो रोंग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। तब लू अपने टीचर को कॉल करता है, क्या वो ब्रश आप मुझे कुछ देर के लिए उधार दे सकते हो जो मैंने दिया था? वो ब्रश तो मैंने जैन को दे दिया, उसके अंकल वो ब्रश मांग रहे थे। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो ब्रश लेने के लिए बाहर भागता है। वो जैसे ही जा रहा था वो अचानक से नीचे गिर जाता है। वो देखता है उसके सामने कौन आया, तो देखता है उसके सामने जैंग के अंकल होते हैं, तो अचानक से नीचे गिरे होते हैं। उन्हें इस हालत में देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है। तभी अचानक से उसके पीछे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो अंदर देखता है तो देखता है अंदर जैंग बैठा होता है और वहाँ पे एक लेडी भी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तभी वो जैंग के साथ कुछ कर रही होती है। ये देख के लू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे पपेट बनने वाले हो। और दूसरी तरफ लू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। जैन का चेहरा देख के लू को एक थप्पड़ मारने का मन करता है। जैन की इस हालत में देख के उसे लगता है उसे जैन को बचाना चाहिए। तभी लू सोच रहा होता है अगर मैं उससे डायरेक्टली लड़ने जाऊं तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारा जाऊंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है वो लड़की मुझसे भी ज्यादा
ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे मुझे शायद रोंग को बुलाना चाहिए। अगर मैं रोंग को बुलाने जाता हूँ तो जैन यहाँ पे मारा जाएगा। बहुत देर तक सोचने के बाद लू को अचानक से एक आइडिया आता है और दूसरी तरफ वो लेडी को देखते हैं जो जैन के साथ कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ पे लू चिल्लाता है, आखिर अंदर कौन है। जैसे ही वो लेडी बाहर आती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर में तुमने जैन को कैसे पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जू की फैमिली से टक्कर लेने की। आखिर में उसे पता चलता है यही फैमिली है जो उसके पीछे पड़ी हुई है लू को मारने के लिए, क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली है। वो लेडी इसको थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेती, बोलती है कि तुम केवल मजाक करते हो। तभी लू अपने पावर को रिलीज करता है और उसे दिखाता है कि उसके पास भी एक स्प्रिट ब्रश है। ये सब देखने के बाद वो लेडी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगती है। तभी वो बोलती है, मैंने जैन को नहीं पकड़ा, वो मेरे पास खुद ही आया था अपने ब्रश को अपने अंदर इंसर्ट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे लू बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम जैन को वापस कर दो, मुझे मिस्टर ली को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उस लड़की को ज्यादा समय नहीं लगता लू को पकड़ने के लिए। वो जान रही होती है कि लू की सारी बातें झूठी है, वो केवल अपने दोस्त को बचाने के लिए सब झूठ बोल रहा है। तभी वो लड़की अपने पावर को रिलीज करती है। तभी वो बोलती है, तुम जैसे छोटे चूहों को मैं हर रोज खाती हूँ। लू जैसे ही भागने की कोशिश करता है लेडी उसे पकड़ लेती है। तभी वो लेडी बोलती है, तुम इससे बच नहीं सकते। लू को इस अटैक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, यहाँ तक कि लू के बॉडी में उसके साथ उसके गले में भी जहर भर देती है। अब धीरे धीरे उसे लू के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा होता है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो लू को मार देगी। तभी फाइनली जब वो लू की जान लेने वाली होती है तभी लू को कुछ भी समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी याद आता है उसे एक पोयम जो उसने अभी हाल में ही पढ़ी होती है। तभी वो अपने पोयम को रिसेट करने लगता है। अभी हम लोग देखते हैं लू के अंदर एक बहुत बड़ा पावर ब्लास्ट होता है। तभी लू को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि एक पोयम की वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। पावर को देख के वो लेडी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लू कितना ताकतवर बन चुका है। यहाँ पे लू बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है और इसके बाद सनराइज होने लगता है। और सनराइज के बाद लू को एक और पोयम याद आता है, जिसके बाद वो एक और पोयम को रिसेट करता है और इसके बाद एक खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से उस पर्पल फॉग निकलती है। वो उस लेडी को मार देते हैं। लू को बहुत ज्यादा पोयम याद हो चुके हैं, वो सारे पोयम को एक साथ रिसेट करने लगता है। लास्ट में उसके खतरनाक अटैक से वो पूरी तरीके से मारी जाती है। तभी वो बोलता है कि मेरी पढ़ाई सच में काम आ गई, सच में मुझे पढ़ना चाहिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं जैंग अभी भी जिंदा होता है। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी भी बात है। लू उसे उठा के रोंग के पास लेके जाता है। वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बन गया होता है। ब्लू रोंग को जैंग के पास लेके जाता है। इसके ऊपर ब्रश का कंट्रोल हो चुका है। ये अभी बच चुका है क्योंकि इसका कंट्रोल अभी तक ब्रेन के पास नहीं पहुंचा था। रोंग उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाती, लेकिन उसके प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। तभी वहीं पे जैंग के फादर भी आ जाते हैं, जो कि जैंग को बचाने के लिए लू का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम लू और रोंग को एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं। तभी रोंग बोलती है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे तुम पे गर्व है कि हमने जो कुछ सीखा तुमने उसे बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया। ये बात सुन के लू बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम उस कैफे ओनर को देखते हैं जो लू का दोस्त होता है। वो देखता है कि जमीन में कुछ गिरा हुआ है, जैसे उसे खोलता है उसके अंदर कुछ पावर चली जाती है। लू और रोंग दौड़ते दौड़ते उसके पास आते हैं। तभी लू बोलता है, ये वही ब्रश है जो मुझे उस लेडी को हराने के बाद मिली थी। तभी रोंग बोलती है, अगर तुम्हें कोई ब्रश मिला तो उसे संभाल के तुम्हें रखना चाहिए था। अगर सच में कोई ब्रश ही है तो हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये केवल बेहोश ही हुआ है। जैसे वो नींद से उठता है, मुझे पहले से पता था तुम एक सुपरमैन हो। बोलता है, तो मुझे बोल ही दो तुम अच्छे सुपरमैन हो कि बुरे सुपरमैन। तभी लू बोलता है, रुक जाओ, मुझे बताने का तो मौका दो। इसके बाद लू कहता है, हम लोग कोई बुरे आदमी नहीं है। तभी उसका दोस्त बोलता है, ऐसा है तो मैं भी एक सुपरमैन बन चुका हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है, अगर तुम्हारे पर कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हें उसे बचा लूंगा। तभी रोंग बोलती है, रुक जाओ, तुम्हें तो अभी अभी तुम्हारी पावर मिली है, तुम्हें अभी पता भी नहीं है तुम्हारी पावर है क्या। तभी बोलता है, नहीं, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और तीनों लोगों को हम एक हॉस्पिटल जैसी जगह पे देखते हैं। यहाँ पे लू के दोस्त को पता करना होता है जो उसके अंदर ब्रश गया है उसका मालिक कौन है, लेकिन उस ब्रश के बारे में किसी को नहीं पता। इसके ओरिजिन के बारे में पता करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं साइड से एक आदमी गुजरता है जिसके सर पे खून होता है। उस खून को देखते ही यन के फिंगर अपने आप लाल हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी पावर जाग गई है। तभी रोंग बोलती है, हमें इसके पावर से सावधान रहना चाहिए, हमें नहीं पता इसकी पावर क्या है। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से तीनों एक ब्लैक स्पेस के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक से अननोन पावर उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। तभी रोंग बोलती है, जो तुम्हें पांचों कलर दिख रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तुम्हें इससे बहुत ज्यादा बच के रहना होगा। अगर तुम इनसे नहीं बच पाओगे तो ये तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। काफी समय तक लड़ने के बाद लू को पावर कैप्चर कर लेता है, जिस वजह से रोंग का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और उसका ध्यान जैसे ही भटकता है वो पावर उसे भी कैप्चर कर लेती है। लू यहाँ पे देखता है कि रोंग भी मुसीबत में फंस चुकी है। तभी अचानक से अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उससे बच जाता है। तभी वो बोलता है, बहुत कम टाइम मिलता है रोंग के सामने हीरो बनने का, और वो अपने पावर की मदद से रोंग को होश में लेके आ जाता है। रोंग होश में आने के बाद बोलती है, पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो बोलती है, इसके पीछे जो भी है वो जू के फैमिली से है, वो पक्का लू को मारने के लिए आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं रोंग अपनी आइस बैरियर की मदद से एक बाइस का पहाड़ खड़ा कर देती है ताकि वो सारे अटैक को रोक सके। तभी हम लोग देखते हैं वो एनिमी बहुत सारे डीमन को एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे वो डीमन तीनों पे बहुत तेजी से हमला करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं दोबारा वो रोंग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, दोबारा से रोंग उसके कंट्रोल में आ जाती है। अभी हम लोग देखते हैं रोंग को बचाने के लिए लू उसके सामने आ जाता है, उसे उसके कंट्रोल से बाहर लाने की कोशिश करता है। वो इन सब में इतना ज्यादा
खो गया होता है, जिसके वजह से एक डीमन आता है उसके चेस्ट से अपने हाथ को आर पार कर देता है। जब लू को पता चलता है तो रोंग से बोलता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तभी डीमन लू को उठा के एक जगह फेंक देता है। जैसे ही जैन अपने दोस्त को पकड़ता है, पता नहीं कैसे लू की सारी घाव अपने आप भर जाती है। लू को यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लू अभी तक जिंदा कैसे है। यहाँ पे एन रोंग को भी छूता है और रोंग के भी सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। तभी उन दोनों को ये बात समझ में आ जाती है ये सब कुछ उसके उंगलियों की मदद से हो रहा है। यहाँ पे एन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसकी पावर बिल्कुल हीलिंग की तरह है, वो जिसे भी टच करेगा उसके घाव आसानी से भर जाएंगे। लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और खुद ही चला जाता है डीमन से लड़ने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वो डीमन से बहुत बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन हम तभी देखते हैं वो अपने घावों को अपने से ही भर पा रहा था। यहाँ पे एन उस आदमी को खोज लेता है जो इन सब के पीछे होता है। अब ये जू के फैमिली का होता है, जिसके बाद जू के फैमिली मेंबर वहाँ से अपनी जान बचा के बहुत तेजी से भाग जाता है और इसके बाद सारा धुआं वहाँ से हट जाता है। वो लोग फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ चुके होते हैं। यहीं पे लू जैन को देखने के लिए अंदर आता है और वहाँ पे वो देखता है उसके टीचर पहले ही वहाँ पे आके बैठे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखी थे। तभी वो बोलते हैं कि शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी लू को आइडिया आता है, यन अपने फिंगर की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ठीक नहीं हो पाता क्योंकि यन के पावर अभी लिमिटेड थे। यहाँ पे लू रोंग के पास जाता है, तभी देखता है रोंग किसी से बात कर रही होती है। लू हमारे जाल में बिल्कुल फंस चुका है, जैसा कि हमारे प्लान में था बिल्कुल वैसा चल रहा है। मेरी हर एक बात को मान लेता है और मैं जैसे कहती हूँ वैसा करता है। उसे अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा इजी है। तभी लू उसके पास जाके रोंग से पूछता है आखिर में चल क्या रहा है। भी रोंग बोलती है तुम्हें तो ऐसा नहीं लगा ना मैं बिना कारण के तुम्हारे पास रह रही हूँ। ये बात सुनने के बाद ली का पूरी तरीके से दिल टूट जाता है। उसे पता नहीं होता कि रोंग बस उसका इस्तेमाल कर रही है। और अगले सीन में हम रोंग और रोंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है रोंग के ग्रैंडफादर का पहले से ये प्लान होता है लू की मदद से वो सारे ब्रश को इकट्ठा कर लें। ये सब सोच के लू जैसे ही बाहर जाता है, तभी हम लोग बाहर उसी लड़की को देखते हैं जो रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। ये वही लड़की होती है जो इलीगल तरीके से एक टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रही होती है और ये यहाँ पे आके लू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो बोलती है तुम मेरे साथ चलो, रोंग ने तुम्हें धोखा दे दिया, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये सब सोच के लू जैसे ही बाहर निकलता है, तभी हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। ये वही लड़की है जो इलीगल तरीके से एक टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रही होती है। वो यहाँ पे आके लू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है तुम मेरे साथ चलो, उस रोंग ने तुम्हें धोखा दे दिया बट मैं नहीं दूंगी। तुम चाहो तो रोंग के ग्रैंडफादर से पहले हम लोग सारी ब्रशेस को खोज सकते हैं। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुका हूँ, ऐसा तो नहीं ये रोंग से मिली हुई है, मुझे दोबारा धोखा देने के लिए ऐसा कर रही है। तभी लू कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की लू को अपने साथ जबरदस्ती खींच के लेके जाती है। यहाँ पे लू चाहता तो उसे ना भी बोल सकता था, वो दोबारा उस लड़की की बातों में आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं लड़की उसे एक कोने में ले जाती है और फ्लर्ट करने के बहाने उसे बेहोश कर देती है। जब लू बेहोश हो जाता है तो वो लड़की लू को उठा के कार की डिग्गी में बंद कर देती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम रोंग और यन को देखते हैं जो कि लू को खोज रहे होते हैं। इन लू का कोई अता पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम लू को दोबारा देखते हैं जो कि कार की डिग्गी में बंद होता है। जैसे ही वो होश में आता है वो देखता है उसकी पावर को सील कर दिया गया है। वो लड़की उसे बांधकर एक मंदिर में लेके आती है। तभी वो लड़की बोलती है मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें मार सकती हूँ और मारने के बाद वो ब्रश तुम्हारे अंदर से निकाल सकती हूँ। लू के अंदर से ब्रश लेने के लिए वो लड़की उस लू के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस अटैक को कोई रोक देता है। तभी हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से टकला था। तभी वो अपने एक स्टूडेंट को बुलाता है जिसका नाम जू होता है। तभी वो कहता है जल्दी से जल्दी उस लेडी को मार गिराओ। तभी हम लोग देखते हैं जू और वो लेडी फाइट करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है वो लेडी तो कमजोर बिल्कुल नहीं थी। हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत अच्छा फाइट चलता है। लास्ट में पता चलता है जू ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है, इस वजह से उस फाइट को जीत जाता है। आखिर में वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम मास्टर बेड था। ये सब खत्म होने के बाद मास्टर बेड लू से पूछते हैं तुम्हारे अंदर एक पावरफुल ब्रश है, क्या मैं सही हूँ? तभी लू कहता है नहीं मेरे अंदर कोई भी ब्रश नहीं है। तभी मास्टर बेड बोलते हैं तुम्हारे अंदर एक ब्रश है, मैं उसे अच्छे से सेंस कर सकता हूँ। तभी लू एक फाइट के लिए प्रिपेयर होता है। तभी मास्टर बेड बोलते हैं टेंशन मत लो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, ना ही मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हारे अंदर ब्रश है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी मास्टर बेड लू को एक पुरानी कहानी के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैं और रोंग के फादर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ कारणों की वजह से हम दोनों अलग हो गए। आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं। तुम्हारी मदद से बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि रोंग के फादर अभी कहाँ पे हैं और वो कैसे हैं। तभी मास्टर ब्रेड को वहाँ पे किसी और के होने का महसूस होता है और ये कोई और नहीं यन होता है, जिसके बाद लू सबको शांत कराता है। ये जो लड़की को आप देख रहे हैं ये मेरा दोस्त है। जब लू मुसीबत में था तो उसने यन को कॉल किया था, इस वजह से यन यहाँ पे आ चुका था। अभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कोई और भी आ चुका है। अभी उन लोगों को पता चलता है जो आदमी यहाँ पे आया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मास्टर ब्रेड अपने मैजिक की मदद से सबको गायब कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है वहाँ पे एक पर्सन आया होता है जिसका नाम किंग होता है। वो वहीं पे एक पर्सन को लेके आता है जिसके अंदर से उसे ब्रश को निकालना होता है। अभी हमें पता चलता है ये एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे किसी के अंदर से उसके ब्रश को निकाला जा सकता है। इसके बाद किंग उस ब्रश को उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके अंदर से सारी पावर निकल के एक ब्रश
ब्रश के रूप में इकट्ठा हो रही होती है। जब किंग उसके अंदर से पूरे ब्रश को निकाल लेता है तो उसके बाद वो एक चाकू लाता है जिससे उस पर्सन को मार सके। तभी हम लोग देखते हैं लू के साथ तीनों लोग वहाँ पे उसके सामने आ जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनके सामने किसी की मौत होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं आखिर में मिस्टर बेड भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे किंग लू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे किंग को पता चल जाता है लू के अंदर एक पावरफुल ब्रश है। जैसे किंग लू के ऊपर हमला करता है उसी समय लू अपने पावर को समन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। वो तो अच्छा होता है कि जू सही टाइम पे आके उसे बचा लेता है। ये सब देखने के बाद मास्टर बेड बोलते हैं लू तुम पीछे रहो, तुम्हें अभी भी पूरी तरीके से ब्रश को यूज करना नहीं आया है। और दूसरी तरफ जू अभी भी किंग से लड़ रहा होता है। वो किंग को बहुत ज्यादा कमजोर भी कर देता है लेकिन उसे कोई भी मैजिक यूज करने नहीं आता। वो हैंड टू हैंड फाइट में भी उसे टक्कर दे रहा होता है। कुछ देर बाद किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग अपने मैजिक की मदद से अभी तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला होता है। अभी किंग बोलता है इस पॉइंट पे तुम कुछ भी कर लो, तुम इस हमले से नहीं बच सकते, यहाँ पे जितने लोग हो तुम सब मारे जाओगे। और दूसरी तरफ हम मास्टर बेडी को देखते हैं जिन्हें सब कुछ समझ में आ गया होता है और वहाँ पे वो एक बैरियर बनाते हैं लेकिन इस बैरियर को भी किंग आसानी से तोड़ देता है और उससे भी ज्यादा पावरफुल एक हमला करता है। यहीं पे हम देखते हैं जू सामने आके सारे हमले को अपने बॉडी पे ले लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं किंग अपने मैजिक की मदद से दोनों को पकड़ लेता है। तभी हम लोग देखते हैं किंग का ध्यान उसके तरफ जाता है जिसके अंदर से वो ब्रश को निकाल रहा होता है। किंग को उस पर पूरा फोकस करना होगा नहीं तो ब्रश को उसके अंदर से नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद वो दोनों को हरा के साइड में फेंक देता है और उस पर्सन के अंदर से ब्रश को निकालने लगता है। और यहाँ पे यन और लू बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए होते हैं। उन दोनों को नहीं पता होता कि वो लोग यहाँ से कैसे निकले। तभी हम लोग देखते हैं किंग दोबारा से लू और यन को पकड़ने आता है तो तभी लू अपने पावर की मदद से किंग को पकड़ लेता है। वो जैसे ही किंग को पकड़ता है किंग के अंदर से वो ब्रश निकल के दोबारा उस पर्सन के अंदर चली जाती है जिसके अंदर से किंग ने ब्रश को निकाला होता है। हमें पता चलता है कि इनके पास दो पावर हैं। एक पावर है किसी को हिल करने की और दूसरी पावर है टाइम में पीछे जाने की। अभी हम लोग देखते हैं दोनों को दोबारा पकड़ने के लिए किंग बहुत सारे खतरनाक मैजिक का यूज करने वाला होता है। तभी किंग का हमला मिस हो जाता है और वो हमला सीधे जाके ब्रश पेन पे लगता है और वो ब्रश दोबारा से लू के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। इस वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है किसी एक पर्सन के अंदर दो स्प्रिट ब्रश चला जाए। तभी हम लू को देखते हैं उसके अंदर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इल्लू की इस नई पावर के सामने किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ समय के लिए किंग बिल्कुल डर जाता है और उसी समय वहाँ से भाग जाता है। अभी हमें पता चलता है यन बहुत ज्यादा खुश होता है कि लू ने अपनी पावर को बहुत जल्दी जान लिया और उसे कैसे यूज करना है वो भी सीख लिया। तभी हम लोग देखते हैं इसके बाद लू बहुत ज्यादा थक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी वो बोलता है मैंने अपनी नई पावर को अभी तक नहीं सीखा, मैंने तो केवल एक पोएम को रिसेट किया था जिससे उसकी एक इमेजिनेशन बनी थी। रियलिटी तो ये मुझे अभी भी उस ब्रश को चलाना बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद मास्टर बेडे आते हैं और लू की बॉडी को चेक करते हैं। तभी वो लू से बोलते हैं पता नहीं कैसे बट इसने दोनों ब्रश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और ये एक साथ दोनों ब्रश को यूज कर सकता है। देखा जाए तो इससे पहले भी एक पर्सन ने इसे करने की जबरदस्ती ट्राई किया था लेकिन वो कुछ ही समय बाद मारा गया था। इससे पहले कोई भी इस दुनिया में नहीं आया जिसके पास दो ब्रश हो। तभी वहाँ पे एक लेटर आता है जो रोंग ने भेजा होता है। तभी लू बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आता, रोंग मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है कि केवल नाटक। यहीं पे यन बोलता है कि रोंग को तुम्हें एक बार और मौका देना चाहिए। के बाद हम देखते हैं मास्टर बेडे लू को अपने गाँव लेके जाते हैं। वो गाँव इसलिए लेके जाते हैं लू के अंदर जो दो ब्रशेस है उसमें से एक ब्रश निकाला जा सके। अगर ये ब्रश ना निकाला जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं लू कब तक जिंदा रहेगा। अब यहीं पे लू यन और मास्टर बेडे उस विलेज के चीफ के पास जाते हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो गांव के चीफ के पास ही है। जब चीफ को पता चलता है लू के अंदर दो ब्रशेस है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं लगता है तुम्हारी बॉडी कुछ डिफरेंट है, अगर तुम चाहो तो बहुत अच्छे से आगे तक जा सकते हो। तभी लू कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, जितनी जल्दी से होकर जल्दी ये ब्रश मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए क्योंकि मैं सिंगल नहीं मरना चाहता। तभी लू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद चीफ कुछ करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को लू के साथ अटैच कर लेता है और लू के अंदर से एक ब्रश को निकाल ले। ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड थी। ये करते करते चीफ बहुत ज्यादा थक जाते हैं। चीफ कुछ देर के लिए बैठा ही था, कहीं से हमला होता है और चीफ की जान चली जाती है। एक विलेज का चीफ अचानक से मर जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वजह से पूरी विलेज में सब लोग डरने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है। वो ये देख के सबको बता देती है। लू और मास्टर ब्रेड काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा मुसीबत में थे। वो सोचते हैं कि लोग समझेंगे कि उन्हीं दोनों ने इसे मारा है। इस वजह से वो लोग एक सीक्रेट जगह पे भागते हैं। दोनों एक टेम्पल के पास आते हैं। वहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता निकलता है। वो एक लाइब्रेरी का होता है। मास्टर ब्रेडे कहते हैं कि इस लाइब्रेरी के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ पर आना अभी के लिए सबसे सेफ है। लेकिन ये लाइब्रेरी कोई नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हम लोग पीछे नहीं जा सकते, अगर हम गए तो हम लोग मारे जाएंगे। जैसे वो लोग लाइब्रेरी में आगे बढ़ते हैं वहाँ पे कुछ अजीब लिखा होता है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस भी रखे होते हैं। वहीं पे उन ब्रश को लू और मास्टर ब्रेडे की होने का एहसास हो जाता है। वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें से कुछ ब्रशेस मॉन्स्टर भी बन चुके थे। तभी हमें पता चलता है इन मॉन्स्टर को केवल साउंड ही सुनाई देता है, वो दिखाई नहीं देता। लू इसी चीज का फायदा उठा के सारे ब्रश मॉन्स्टर को मार देता है। उसकी स्किल देख के मास्टर ब्रेडे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पे मौजूद सारे सिंबल को देखने लगते हैं। मास्टर ब्रेडे को पता चल जाता है एग्जिट कहाँ पे है। वो लोग
लोग जब एग्जिट के पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी डोर नहीं होता। यहाँ पे लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं यहाँ से आखिर में निकलना कैसे है। यहीं भी देखते हैं अपने पावर का यूज करके एक दीवार को तोड़ देता है। रियो मास्टर ब्रेडे को बोलता है जब मैं टेंशन में होता हूँ तो ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ मास्टर ब्रेडे काफी ज्यादा टेंशन में थे आखिर में चिप कैसे मारे गए। यहीं पे हमें कुछ अजीब चीजें पता चलती है। यहीं पे पता चलता है चिप मास्टर ब्रेडे के फादर थे। यहीं पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं लू फाइनली यन को खोज लेता है। लेकिन यहाँ पे लू सो नहीं पा रहा था। अभी वो सोच रहा था कि अगर आज वो रात सो गया तो कल सुबह उठ नहीं पाएगा। तभी वो अपने ब्रश को समन करता है। अभी उससे पूछता है मैं तुम्हें अलग कैसे करूँ। उस जवाब के आंसर में पेन खाली पेज दे देता है। हमें पता चलता है लू के ब्रश को भी कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है। लू का जो सेकंड वाला ब्रश है यानी येलो वाला ब्रश, लू जब जब ब्रश का यूज करेगा उसकी लाइफ कम होती जाएगी। वो सोचता है क्या उसे रोम की हेल्प लेनी चाहिए। भी वहाँ पे यन कहता है कि वो लड़की तुम्हें स्लो कर देगी। मैं मिस्टर जू और ब्रेडे तुम्हारे साथ हैं। तभी वो सोचता है मास्टर ब्रेडे ने जू को इस मौत के बारे में बताने से मना किया है क्योंकि जू को पता चला चिप मर चुका है तो जरूर उस विलेज में वापस जाएगा। तभी वो लोग एक बहाना बनाते हैं उसके बाद सो जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कुछ अननोन पर्सन बाहर से लू और यन को देख रहे होते हैं और उसके साथ वहाँ पे किंग भी बैठा हुआ होता है। तभी वो कहता है कि चिप के मरने के पीछे केवल लू का हाथ है। अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग मिलकर एक टेम्पल पे जाते हैं। तभी हमें पता चलता है उस टेम्पल पे एक मॉन्क भी रहता है। वो लोग उस टेम्पल में जा ही रहे होते हैं उनके ऊपर फिर से कोई अटैक कर देता है। तभी हम लोग वहाँ पे मौजूद अटैकर को देखते हैं जिसका नाम स्यू था। यहाँ पे लोगों को तो इन सब के अटैक की आदत पड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम एक और अटैकर को देखते हैं जो कि काले कोट में और ब्लैक चश्मे में था। इस आदमी ने अपने मैजिक का यूज यन पे किया था जिससे यन इसके डायमेंशन में आ चुका था। इस डायमेंशन में कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ब्रशेस एग्जिस्ट करती हैं। तभी वो आदमी कहता है ये मेरा डायमेंशन है, यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है, तुम किसी भी तरीके से मुझसे लू का नाम बुलवाओ फिर तुम यहाँ से आजाद हो पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं यान बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाता है। यहाँ पे यान को बाहर निकलने के लिए अब तो कोशिश करनी ही होगी। और दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तभी अटैकर सुई उस पर हमला करती है और बोलती है तुम हमारे चिप को मार के ऐसे नहीं भाग सकते। तभी हम देखते हैं लू अपनी पावर की मदद से एक तलवार को बुलाता है लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो अपने पावर से एक और तलवार बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी काम नहीं करता। यहाँ पे वो अटैकर सू से बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। तभी अटैकर सुई उसके सामने आती है। वो बोलती है चिंता मत करो, तुम केवल अकेले नहीं पीट रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तुमसे भी ज्यादा पीट रहे हैं। हम देखते हैं यान अभी भी उसके बस में होता है। दूसरी तरफ किंग उसे मिलकर मार रहा होता है। प्रेजेंट में सू लू को मारने वाली होती है। तभी लू स्माइल करता है और वहाँ पे धुआं धुआं कर देता है। इसके बाद वो एक ड्रैगन को समन करता है लेकिन लड़ नहीं पाता। तभी वो सोच रहा होता है कि इस लड़की के पास आखिर में कैसा ब्रश है। और दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं वो अभी भी उसी जगह फंसा हुआ है। तभी वो दिमाग लगाता है मेरे पास कोई अपनी पोएम ही नहीं है, मैं रिसेट करूँ। तभी सामने खड़ा अटैकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मैं एक कला को इज्जत देने नहीं आती, तुम एक ब्रश पेन के हकदार नहीं हो। यही सेम चीज यान का प्लान भी होता है कि वो धीरे धीरे से भड़का दे जिससे बैरियर कमजोर हो जाए। होता भी ऐसा है, वो बैरियर इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि यान उसे आसानी से तोड़ देता है। बाहर आके लू की तरफ देखता है तो लू की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा था लेकिन मरा भी नहीं था। अभी उन दोनों की लड़ाई रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया होता है। हम देखते हैं बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे हिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अभी हमें पता चलता है वो अटैकर सू पे हमला करने वाला होता है। अभी हम देखते हैं लू के अंदर जो येलो ब्रश होता है वो खुद से सू को बचा लेता है। यहाँ पे सू को लग रहा होता है लू उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। यहीं पे सू इमोशनल होकर रोने लगती है। यहाँ पे लू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में हो क्या रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि नया ब्रश सू को बचाना चाहता है। तभी लू के दोस्त उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं और अटैकर वहाँ पे भाग जाते हैं। वो लोग बाद में लू से बदला लेंगे। तो पता चलता है मॉन्स्टर के पास कुछ ज्यादा सुपर पावर है, वो बहुत दूर तक अटैक कर सकता है। तभी हमें पता चलता है लू के बनाए हुए बैरियर से वो लोग अभी भी बचे हुए होते हैं। यहीं पे यन बोलता है कि मुझे भी सिखाओ आखिर में बैरियर बनता कैसे है। लेकिन यहाँ पे लू को पता ही नहीं होता कि बैरियर कैसे बनता है। मॉन्स्टर से बचने के लिए वो लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते फिर से मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। अभी वहाँ का अटैकर बोलता है अभी के लिए हमें टीम अप कर लेना चाहिए। अभी वो अटैकर वहाँ पे एक बैरियर बनाता है। फिर लू से कहता है कि अपने बैरियर को इसमें मर्ज कर दो कि दोनों लोग मिलकर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना सके। ऐसा कैसे करते हैं लू को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अभी वहाँ पे सू कहती कि काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें अपने ब्लड के अंदर इस मानव को फील करना है। तभी वो इन सभी बातों को सही टाइम पे समझ जाता है जिस वजह से वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर एक मॉन्क का रूप ले लेता है और जिया नाम के एक पर्सन को वहाँ पे बुलाने लगता है। अभी उस चश्मे वाले आदमी को समझ में आ जाता है कि आखिर में ये है कौन। बहुत समय पहले की बात है, वहाँ पे एक किंग हुआ करता था और उस किंग का एक डिसेपर था जिसका नाम काय था। काय ने अपने मास्टर की एक इम्पोर्टेंट चीज किसी के साथ शेयर कर दी थी क्योंकि मास्टर की एक खास चीज उसने किसी को दे दी थी जिस वजह से काय के ऊपर मास्टर का भरोसा बिल्कुल उठ जाता है। और हमें बाद में पता चलता है चीप वहाँ पे एक और एम्परर के लिए काम कर रहा होता है। ऐसे उस आदमी ने मास्टर के बारे में सारी डिटेल निकाल के मास्टर को मार दिया था और जो चीजें हमें प्रेजेंट में दिख रही है काय की एक एनर्जी है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और चिया को खोज रहा है। और दूसरी तरफ लू और यन और बाकी लोगों को देखते
देखते हैं यहीं पे लू की ब्रश एक जगह पॉइंट कर रही होती है। अभी उन्हें लगता है कि वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दें तो काय की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी वो लोग कहते हैं बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा उस चीज से बचने के लिए। तभी येन कहता है तुम लोग बिल्कुल भी डैमेज होते हो मैं तुम लोगों को हील कर दूंगा, मेरे पास जितनी एनर्जी है उससे मैं केवल 9 ही बार तुम लोगों को हील कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं वो तीनों उस बैरियर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके ऊपर बहुत सारे अटैक हो जाते हैं। उनको लगातार हील करते करते उनके पास केवल 6 चांस होते हैं। इसके बाद दोबारा लू पे हमला होता है बट वहाँ पे सी आके उसे बचा लेती है, लेकिन सी दोबारा घायल हो जाती है। इसकी वजह से येन को उन्हें दोबारा हील करना पड़ता है। उनके पास केवल 3 ही चांस बचे होते हैं। करते करते येन के पास केवल लास्ट चांस बचा होता है। यहाँ पे सी बहादुरी दिखाते हुए कहती है मुझे और हीलिंग की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे वो लोग अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके थे। यहीं पे येन सी के ऊपर अपना फाइनल हीलिंग मैजिक का यूज करता है जिससे येन पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करती है। फाइनली जिस चीज को उन्हें डिस्ट्रॉय करना था वो लोग उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी हम अलग सीन में देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था, वो बहुत सारे फॉर्म बना के उनकी एनर्जी को पानी में भेज रहा था। हम लोग देखते हैं वो घोस्ट एक ब्रश का रूप ले लेता है, लेकिन लोग तब जो जाते हैं उनका ब्लू ब्रश उस ब्रश से जाके बात करने लगता है। तभी हमें पता चलता है ये पावरफुल 7 ब्रशेस में से एक है। दूसरी तरफ हम उस घोस्ट को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। के बाद वो बोलता है फाइनली मैं अच्छे से जा सकता हूँ। के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। के बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो क्लाउड ब्रश को लेना चाहते हैं। उन दोनों के ब्रश लेने से पहले वहाँ पे हम देखते हैं रोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो लोग वहीं पे जम जाते हैं कि वहाँ पे अभी रोंग भी आ चुकी थी। वहाँ पे रोंग आने के बाद कहती है कोई भी ब्रश को नहीं ले सकता क्योंकि 7 ड्यू ब्रश केवल भाई बहनों जैसे हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्लाउड ब्रश के यहाँ पे रुकने की केवल एक ही वजह है कि लू के पास येलो और ब्लू ब्रश मौजूद है। और ये सब सुनने के बाद लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से रोंग ने और रोंग के ग्रैंडफादर ने बस उसका इस्तेमाल किया है और लू की मदद से उसने क्लाउड ब्रश को खोजा। लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लू रोंग के ग्रैंडफादर पे अटैक कर देता है, लेकिन रोंग के ग्रैंडफादर ने लू के अटैक को लू के ऊपर दोबारा भेज देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं रोंग लू को संभालने के लिए आती है। लू ग्रैंडफादर को देखता है जो कहते हैं कि चिंता मत करो इससे तुम्हारी भलाई ही होगी। यहीं पे लू रोंग के हाथों को अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है तुम मुझे मत छूना, तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद रोंग और रोंग के ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे किंग भी आ जाता है, बाकी दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है क्योंकि ब्रश होल्डर ऑलरेडी टूट चुका है। उसके बाद हम लोग किंग और बाकी लोगों को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। वहीं पे सी कहती है सबसे पहले हमें लू और येन की जांच करनी चाहिए और हमें पता चले कि हमारे चिप कैसे मारे गए। वहाँ पे किंग तो हाँ बोल देता है। उसके बाद किंग बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि किंग ने उनके चिप को मारा होता है ताकि लू और मास्टर ब्रेडे के ऊपर उसका मौत का इंतजाम लग जाए और उनको पकड़ना आसान हो जाए। तभी किंग डिसाइड करता है कि वो जाके सबसे पहले लू और येन को मार डालेगा जिससे कोई भी सीक्रेट बाहर ही ना आए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है ये किंग देख के शॉक हो जाता है कि ची वहाँ पे पहले ही थी और उसने लू को जान से मार दिया था। अभी वो बोलती मैं बस चिप के मारे जाने का इससे बदला ले रही थी क्योंकि उससे पास से मुझे ये चीज मिली। उसके बाद किंग बोलता है हाँ यही तो चिप है। अभी सी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये चिप है क्योंकि इससे पहले तुमने कभी भी चिप को नहीं देखा। अभी वो एक झूठ बोलता है। वो बोलता है आईडी पे पहले से ही चिप का नाम लिखा हुआ होता है लेकिन वहाँ पे आईडी में चिप का नाम ही नहीं था, वो आखिर में येन का आईडी पास था। इसके बाद किंग का सारा झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद ये रिवील होता है कि लू और येन मारे नहीं गए थे, वो लोग बस सी का साथ दे रहे थे ताकि वो लोग मिलकर किंग को पकड़ सके, उसके झूठ को सामने ला सके। अभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है, उसका नाम फे था और वो कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वहीं पे किंग उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहाँ पे फे आके उसे बचा लेता है। इसके बाद किंग को वहीं पे टांग दिया जाता है। तभी वो फे अपने एक एबिलिटी का यूज करता है किंग के ब्रश को टेम्परेरी उसके अंदर से निकाल सके और इसके बाद वो किंग से सब कुछ उगलवा लेता है। यहाँ पे किंग कुछ भी बोलने से मना कर रहा था। फे को इस टेक्निक का यूज करना पड़ा। वो पूछता है कि आखिर में हो कौन, तुम किसके लिए काम करते हो। तभी वो कहता है कि तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल आदमी है तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो बोलने से मना कर रहा था कि मुंह से खून निकल आता है। प्रोसेस तो आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी सीन चेंज होता है और तीनों को बाहर निकलते हुए देखते हैं। वहीं पे सी लू को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। तभी लू कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया मेरे ब्रश ने किया। आखिर में फे कहता है कि तुम दोनों को थैंक यू बोलने के लिए हमारे क्लैन मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये और कोई नहीं जू के फैमिली का हेड होता है, ये और कोई नहीं ली होता है। तभी उसे पता चलता है जिसने उस पर अटैक किया था वो ली नहीं था, ली के भेस में कोई और पर्सन था। जब दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं तो ली से पूछता है कि आपको कोई ऐसा तरीका पता है मेरे अंदर जो 2 ब्रश हैं उनमें से एक को मैं बाहर निकाल सकूं। यहाँ पे हमें पता चलता है ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। अभी वो लू को बोलता है तुम एक जगह पे जाके देखो जिसका नाम ननरी है। वहाँ पे मौजूद लोगों के बारे में इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन वहाँ के लोगों से थोड़ा सावधान रहना। वहाँ के लोग काफी ज्यादा डेंजरस हैं। वहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तुम्हें ब्रश पे पेटियर भी बना सकते हैं। वो लोग चाहे तो वो लोग तुम्हें गुलाम बना के भी रख सकते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर 2 ब्रशेस हैं। वो लोग तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे। वो लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं जू और रोंग की फैमिली मिलके भी उन्हें हरा नहीं सकती। अब हम इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जू की फैमिली लू और येन को वहाँ पे रखे हुए
होते हैं। एज ए गेस्ट वो लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। कुछ दिन के लिए लू और इयन बहुत ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि जू की फैमिली उनके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तभी लू को मास्टर ब्रेडे का एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि उनके पास कुछ नन्नरे का इन्फॉर्मेशन है। उन्हें गुड न्यूज भी मिली है उन ब्रसेस को स्प्लिट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कहता है कि जू की फैमिली एक बेकार फैमिली है, हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। अभी वहाँ पे स्यू भी आ जाती है और वो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ से निकलने में, बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। उसके मरने के पीछे जिन जिन का हाथ है उन्हें मारने के लिए। फिर बाद हम देखते हैं उसी रात वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलने से पहले उन्हें एक पर्सन दिखता है। लू और सू और इयन हैरान हो जाते हैं जब वो पर्सन उन्हें रोकता नहीं। हमें पता चलता है वो लोग एक लूप में फंस चुके होते हैं। जितनी भी बार गेट से निकल रहे होते हैं वो लोग दोबारा से मिशन के अंदर आ जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये काम इसी बंदे का है। अभी इयन कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें इसे हराना होगा, लेकिन जैसे वो लोग उन पे हमला करने जाते हैं वो लोग वापस वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पे लू एक चीज नोटिस करता है, हम तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी वो तीनों अलग अलग रास्ते में चल जाते हैं। वो चाहता तो तीनों को अभी भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने इयन को नोटिस नहीं किया। इससे इयन उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो तीनों मिलकर अब ननरे जा रहे होते हैं। इसलिए लियू को कॉल आता है, जो कि एक हॉस्पिटल की तरफ से था। कॉल में बताया जाता है मास्टर ब्रेडे बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तभी लियू डिसाइड करता है कि मास्टर ब्रेडे को बाद में देखने के लिए जाएगा। सब लोग ननरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इयन और सी जा रहे होते हैं। वहीं पे इयन और सी को एक मरा हुआ आदमी दिखता है और दूसरी साइड हम लू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि मास्टर ब्रेडे को देखने आया था। लू को देख के मास्टर ब्रेडे होश में आते हैं। मास्टर ब्रेडे को कहते हैं जो चीफ मारे गए वो मेरे खुद के फादर थे। उनके मारे जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन की। तभी वो बोलते हैं लू तुम्हें तो पहले से ही पता है लू और जेन की फैमिली दुश्मन है, वाई फैमिली और जू की फैमिली दुश्मन है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम मुझे पता चला वाई और जू के फैमिली में एक ट्रेड मौजूद है। वो वाई फैमिली की हर एक इन्फॉर्मेशन को जू के फैमिली को जाके बताता है। मास्टर ब्रेडे कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे ही था, मैंने उनको बात करते हुए सुना। वाई फैमिली और जू फैमिली के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ब्रसेस को चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनका पीछा किया तो वो दोनों नन्नरे के पास जा रहे थे। मैं वहाँ पे पकड़ा गया और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा। तभी लू को याद आता है यन और सी अभी भी नन्नरे के पास हैं। दूसरी तरफ यन और सी उस मरे हुए आदमी को देख रहे होते हैं। सी काफी ज्यादा टेंशन में थी। उसे लग रहा होता है कि मास्टर ने उनसे कुछ पाया है। सब कुछ जानने के लिए सी और यन नन्नरे के अंदर इंटर करते हैं। दूसरी तरफ लू यन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन यन उसे उठाता नहीं। लू वहाँ से निकल जाता है जल्द से जल्द उनके पास पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ सी और यन वहाँ पहुँच चुके थे। वो लोग देखते हैं कि वाला आदमी और मास्टर से वहीं पे होते हैं। वो लोग वहाँ पे मास्टर नन्नरे से लड़ रहे होते हैं और नन्नरे के मास्टर के साथ वहाँ पे ट्रेडर भी था। वहाँ पे बीच में कूद के उसका हेल्प करना चाहती थी। तभी यन उसे रोक देता है, पहले सिचुएशन को अच्छे से समझने दो। भी वहाँ पे पावरफुल एक ब्रश पेपेट आ जाता है। नन्नरे का ब्रश पेपेट इतना ज्यादा पावरफुल था, चाहता तो चश्मे वाले एसेसियन को वहीं पे मार सकता था। भी मास्टर अपने ब्रश को समन करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी पावर को देख के यन भी चौंक जाता है। एक सेकंड के अंदर ही उस ब्रश पेपेट को वहाँ से हटा देता है। अब वो देखता है कि ब्रश पेपेट को वहाँ पे नन्नरे का मास्टर कंट्रोल कर रहा होता है। अभी वे उसके ऊपर हमला करने जाता है। जैसे ही हमला करता है उसके आगे एक और ब्रश पेपेट आ जाता है। तभी नन्नरे का मास्टर अरे ब्रश पेपेट को पावर को बढ़ा देता है। अभी भी ब्रश पेपेट को हरा रहा होता है। तभी नन्नरे का मास्टर भी मैदान में आ जाता है। अभी हम लोग देखते हैं वो फे को ब्रश पेपेटियर बनाने वाला था। तभी सी और यन बीच में कूद जाते हैं और फे को बचा लेते हैं। लड़ते समय यन के ऊपर एक मोस्टर हमला कर देता है। यहाँ पे यन और सी को समझ में आ जाता है कि उनकी पावर इनके सामने यूजलेस है। तो वहाँ पे हमारा हीरो लू आ जाता है। लू वहाँ पे आते ही अपनी पावर की मदद से बहुत सारे सोल्जर को टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पे लू यन के पास आके उसे उठाता है। अभी वो बोलता है चिंता मत कर दोस्त, मैं तो आ चुका हूँ। यहीं पे लू यन के हाथ में कुछ देता है। जैसे वो लोग मिलकर हमला करने वाले थे, नन्नरे का मास्टर अटैक कर देता है। फिर सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। ने ऐसा हमला किया था कि धीरे धीरे उनके अंदर से वो एनर्जी निकाल के उन्हें मार देगा। लू बोलता है कि मुझे पता है तुम इसलिए यहाँ पे आए हो, तुम अपने ब्रश को अपने अंदर से निकाल सको। लू के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता उसके बात मानने के। नन्नरे का मास्टर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि थोड़ा सा आगे जाते ही तुम्हें एक मेंशन मिलेगा कि अंदर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे 4 ड्रैगन रहते हैं और वहाँ पे एक मास्टर भी होता है जिसे वहाँ पे बहुत मुश्किलों से सील्ड किया गया है। तुम्हें अपना येलो ब्रश यूज करके उस मेंशन के अंदर जाने का मौका मिल सकता है। वहाँ पे जाने के बाद तुम अपने पेन को सेपरेट कर सकते हो। तब लू भी मान जाता है, अपनी ब्रश की मदद से उस जगह पहुंच जाता है। जगह अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। बाहर हम नन्नरे के मास्टर को देखते हैं तो बोलता है इसके अंदर जो भी गया है वो मरा ही वापस आया है। बोलता है जैसे वो मर जाएगा ये रास्ता खुल जाएगा और मुझे उसका सारा ब्रश भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो चारों ड्रैगन से घिरा हुआ था, लेकिन कोई भी ड्रैगन उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था कि लू के पास जो ब्लू ब्रश है वो उनसे बात कर सकती थी। भी वहाँ पे कैलीग्राफर भी आता है। कैलीग्राफर को लू देख के बिल्कुल चौंक जाता है। अभी हम लोग देखते हैं वो ग्राफर लू को एक रूम के अंदर लेके जाता है और उसे वहाँ पे एक ड्रिंक देता है। उसे पीने के बाद उसके सारे घाव भर जाते हैं। दूसरी तरफ हम यन को देखते हैं, उसका हाथ चमक रहा होता है। लू ने यन के हाथ में एक ऐसा चीज दिया था जिससे वो आसानी से रिकवर हो सके। रिकवर होने के बाद इसके बाद चुपचाप फे और सी को रिकवर कर देता है। उन्हें रिकवर करने के बाद वो तीनों मिलके ऊपर दोबारा से हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से लू और कैलीग्राफर को देखते हैं। कैलीग्राफर कहता है कि हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है, वो अपने अंदर से दोनों ब्रशेस
फोर्सेस को बाहर निकालो, तुम्हें एक ऐसी पावर मिलेगी, उनको बचा सकते हो। तब लू दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो स्किल के साथ बाहर जाता है और 1 सेकंड के अंदर सारे एनिमी को हरा देता है। उसके बाद वो मास्टर नेनरी को पकड़ लेता है। अभी वो बोलता है आखिर में तुम्हारा मास्टर कौन है? अभी वो बोलता है हमारे मास्टर का नाम हैंजॉन है। जैसे ही उनके मास्टर का नाम लेता है वो अपने मास्टर के द्वारा मारा जाता है। अभी लू को याद आता है कि टीचर ने बहुत पहले इस नाम को बोला था। अभी वहाँ पे सनराइज होता है। तभी लू सोचता है इसके आगे क्या करना है। इसी के बाद हमारे एनिमी का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।